नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है और उसकी एक एप्लीकेशन क्या थी, टू डिटरमिन वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये एप्लीकेशन हमने डिस्कस की और माइकलसन इंटरफेरोमीटर का बेसिक अपरेटस, उसकी वर्किंग हमने डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है टू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अगर आपको एक ग्लास स्लैब दे दी जाए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करते हुए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी थिकनेस निकालनी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले कि कैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम ये चीज डिटरमिन करने के लिए यूज करेंगे, एक बार बेसिक जो अरेंजमेंट है उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए बेसिक अरेंजमेंट में क्या है, आपका एक लाइट सोर्स है, यहाँ पर ग्लास स्लैब रखा है जिसका बैक पोर्शन जो है वो पार्शियली सिल्वर्ड है। यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ टकराई और वो वापस इस साइड जाके M1 से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस इस साइड आई। सिमिलरली एक रे जो रिफ्लेक्ट हो गई थी पिछले वाले पार्ट से, एक रे ट्रांसमिट हो गई जो M2 से रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट बैक होती है। इन दो रेज का इंटरफेरेंस हमें स्टडी करना है। अब यदि मैं इस साइड से देखूं, जो ये मिरर है, मेरी आई यदि इस साइड हो और मिरर आपका 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, मैं इस साइड से देखूं तो मुझे M2 की इमेज इस साइड दिखाई देगी। या आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं, या रे डायग्राम बना लीजिए। आप रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो मिरर है वो यहाँ है, इससे रेज जाएंगी, एक रे ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। एक रे ऐसे जाएगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। एक रे आपकी यहां जाके टकराएगी, वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी। जब इन तीनों रेस को आप पीछे एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, तो जो मिरर यहां था M2, ऐसा लगेगा कि ये सारी रेज यहां से नहीं बल्कि यहां से आ रही हैं। M2 की इमेज आपको यहां दिखेगी, इस साइड आपकी, यदि आपकी आई इस साइड है तो M2 आपको इस साइड दिखेगा। तो M2 जब इस साइड दिखेगा तो मैंने डायग्राम एक नया बनाया था, यहां पर M1 है, M2 उसके पीछे है, M2 डैश बोला है, M2 डैश इज मिरर इमेज ऑफ M2। अब यहां से देखें, O से एक रे गई, M1 से रिफ्लेक्ट बैक हुई और एक रे M2 डैश से रिफ्लेक्ट बैक हुई, दोनों का इंटरफेरेंस हुआ। अब यदि ये दोनों मिरर्स पैरेलल हैं तो आप ध्यान से देखें, आपकी थिन फिल्म में भी ऐसा ही हो रहा था, एक रे ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक अंदर जाकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो अपरेटस है, इट इज इक्विवेलेंट टू थिन फिल्म। तो थिन फिल्म में जो आपकी फ्रिंजेस बनती थी एक पॉइंट सोर्स के लिए, ऐसी ही फ्रिंजेस यहां भी बनेंगी। कहने का मतलब है सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी। तो मैंने सर्कुलर फ्रिंजेस बना रखी हैं जो आपको स्क्रीन पर या टेलीस्कोप में या आपकी आई पर आपको दिखेंगी। अब अगला स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब मैं मूवेबल मिरर M1 को मूव करूंगा तब क्या होगा इस फ्रिंज पैटर्न पर। देखिए हमने सेंटर में स्टार्टिंग में क्या बनाया हुआ है, ब्राइट स्पॉट बनाया हुआ है। जब मैं इस D को या M1 को मूव कराऊंगा तो D बढ़ेगा तो जो दो रेज आ रही थी उनके बीच का पाथ डिफरेंस चेंज होगा, पर हम उसको बहुत स्लोली बढ़ा रहे हैं तो स्लोली पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस चेंज होगा। इसका मतलब दो रेज जो अभी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही थी वो धीरे धीरे उनके कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो अभी ब्राइट थी वो क्या होगी, डार्क की तरफ बढ़ना शुरू होगी। एक बार डार्क हो जाएगी फिर कंप्लीट, फिर भी हम उसको बढ़ाते रहे तो फिर वो दोबारा ब्राइट की तरफ चलेगी। तो कहने का मतलब है जो फ्रिंज पैटर्न आपको दिख रहा है उसमें क्या होगा, सेंटर पे जो ब्राइट था और नेक्स्ट आपकी जो डार्क सर्कल है, वो डार्क सर्कल आपको श्रिंक होता हुआ दिखाई देगा। वो मूव होती रहेगी, श्रिंक हो जाएगा। फिर उसको फर्दर मूव करेंगे तो आपका फिर से वो आपका ब्राइट पोर्शन आना शुरू होगा। ऐसा लगेगा कि ये वाला ब्राइट पोर्शन जो सेकंड वाला है ये सेंटर पर आ रहा है। तो जब आपने इसको इतना मूव कर दिया कि ब्राइट स्पॉट के बाद आपका डार्क आया और फिर से ब्राइट आ गया, तो हम कहते हैं कि एक रिंग आपकी श्रिंक हो गई। अगर पहले वाला ब्राइट स्पॉट आपका हम कहें उसका नंबर हमने 5 मान लिया तो अगले का फिर 6 नंबर होता है। इसी को यूज करके हमने यहाँ पे n और फिर n+1 लगाया था जो हमने पिछले डेरिवेशन में किया था।
तो कुल मिला के हमने यही समझा कि यदि मूवेबल मिरर को अगर हम मूव करते हैं तो पाथ डिफरेंस चेंज होता है, और पाथ डिफरेंस से ये पैटर्न हमें श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है जो हम आज की लेक्चर में भी इस्तेमाल करेंगे। हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस गिवन ग्लास स्लैब या थिकनेस ऑफ दिस गिवन ग्लास स्लैब। जिसकी थिकनेस हमें निकालनी है, हम क्या करेंगे, उसको यहां इंट्रोड्यूस कर देंगे इस टाइप से। आप उसको यहां भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। वहां कंपनसेटिंग ग्लास लगा रखा है, डायग्राम में भीड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी थिकनेस आप टी मान लीजिए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना होता है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए। पिछले क्लास में हमने सीधा पाथ डिफरेंस निकाल लिया था ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की जगह, क्योंकि दोनों रेज सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। अब यहां पर क्या होगा कि जो रे 1 है वो इस मीडियम में एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, ऐसा कोई मीडियम इस साइड नहीं है। तो अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिख रहे हैं। तो रे नंबर 2 का पाथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां x2 फिर वापस x2 2x2, पाथ डिफरेंस हम लिख रहे हैं तो 2x2 ये हो गया। जो रे ने पाथ चला वो देखते हैं। जब रे एयर में ट्रेवल करती है, यहां से लेके ओ पॉइंट से लेके वो इस पॉइंट तक एयर में ट्रेवल करेगी, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एयर में ट्रेवल करेगी। तो ये लेंथ जो सिर्फ एयर में ट्रेवल की उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 माइनस टी। ठीक है भैया, वापस आएगी वो तब भी x1 माइनस टी होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब आप देखिए जब भी ऑप्टिकल पाथ हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू पाथ ट्रेवल्ड बाय रे इन दैट मीडियम। तो जो बाकी एयर थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और पाथ ट्रेवल्ड इतना है तो इनटू 1 कर दिया। बचा क्या, जाते हुए वो इस साइड ट्रेवल करेगी तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, म्यू टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दैट गिवन मीडियम। तो म्यू टी इस साइड हुआ और म्यू टी वापस आते हुए हुआ, तो 2 म्यू टी हो गया। एक एक्स्ट्रा माइनस लैम्डा बाई 2 आपको किसके कारण मिलेगा, फेज चेंज के कारण, जो हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आपका पाथ डिफरेंस हो गया। इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो 2x2 माइनस x1, यहां से ये दोनों टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली, और जब इनको इकट्ठी करूंगा तो 2 म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस लैम्डा बाई 2, या डेल्टा x इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 इज d प्लस 2 म्यू माइनस 1 t। इस लैम्डा बाई 2 को साइड ले जाऊं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, तो आपका हो जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा। ये आपकी कब की कंडीशन है, जब आपका ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो सेंटर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब कंडीशन क्या थी, तब कंडीशन ये थी। इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए एक बार। अगर मैं यहां इससे पहले वाले केस में जब हमें एक मोनोक्रोमेटिक वेव की वेवलेंथ निकालनी थी तो मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा था और यहां पर ये श्रिंक कर रही थी। बढ़ाने से क्या हो रहा था, ऑप्टिकल पाथ बढ़ रहा था, ऑप्टिकल पाथ बढ़ रहा था तो धीरे धीरे श्रिंक हो रही थी। पर इस केस में क्या करूंगा, इस केस में एकदम जब आप स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो इतना एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आपका सडनली आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो रेज आपकी फ्रिंजेस श्रिंक हो रही थी वो श्रिंक ना होगे, एकदम झटके से आपको नया पैटर्न दिख जाएगा। कहने का मतलब है आपके पास ये आप रिंग मान लीजिए, थर्ड रिंग जो है या 7वां रिंग जो है आपका, 7वां रिंग तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसका मतलब उससे पहले वाले कितने चले गए,
या फिर आप ये कहें कि बना लेते हैं एक बार 4, 5 और 6। तो अगर ये वाला यहां आ जाएगा तो बाकी 4 फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अगर 4 फ्रिंजेस श्रिंक हो गए तो स्टार्टिंग में यदि यहां nth ब्राइट स्पॉट था तो अब क्या हो जाएगा, n+4th ब्राइट स्पॉट। आप मेरी बात समझिए, पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे पाथ डिफरेंस बढ़ा रहे थे तो हमें श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा था पैटर्न। यहां पे क्या हो रहा है, एक साथ इतना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमने एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिया तो झटके से श्रिंक हो जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं। तो वहां पर यदि 7वां तीसरे नंबर पर आ गया तो 4 रे अंदर श्रिंक हो चुकी हैं, तो जो ब्राइट स्पॉट सेंटर पर बनेगा वो n+4th बनेगा। तो इस केस में आप मान लो कि यहां पर जो ब्राइट स्पॉट था जब कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब वो nth ब्राइट स्पॉट था। तो यहां पर इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करने के बाद आप मान लीजिए m फ्रिंज श्रिंक हो गई, तो आप यहां पर लिखोगे n+m। जैसे आपने यहां पे देखा कि 4 फ्रिंज श्रिंक हुई थी, अगर m फ्रिंज श्रिंक हो, कितनी फ्रिंज श्रिंक हुई ये हमें एक्सपेरिमेंट से नोट डाउन करना है। क्लियर है? अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हुई और ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। मैं एक बार रिपीट करता हूं आपको, जब हमने यहां पर इसको d डिस्टेंस पर फिक्स कर रखा है, मूव नहीं कर रहे, तब इन दोनों रेज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये बन रही थी। सेंटर पर हमने मान रखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है। उस ब्राइट स्पॉट को हमने nth ब्राइट स्पॉट बोल दिया। आप काउंटिंग करने के लिए इसको 5वां बोल सकते हैं, है ना। अब जब हम एक झटके से इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर m रिंग श्रिंक होती हुई हमें दिखाई देंगी। हम कितनी श्रिंक हो गई वो हम काउंट कर लेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो आपका ये जो आया है इंट्रोड्यूस करने के बाद जो n+mth ब्राइट स्पॉट बना है उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटा दीजिए। अगर 2 में से एक को घटा देंगे तो क्या बनेगा आपका, 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, 2μ - 1t = m लैम्डा। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। पहले वाले केस में जब हमें वेवलेंथ निकालनी थी तो वहां वेवलेंथ अननोन थी, यहां पर आपकी वेवलेंथ क्या है, नोन है। m कितनी फ्रिंज श्रिंक हो गई वो आप कैसे काउंट करोगे, वो आप एक्सपेरिमेंट से काउंट करोगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर का डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये आप एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, ये ऑलरेडी नोन है। 2 चीजें आपकी नोन है, 2 अननोन बच गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस। तो जब भी आपसे वो पूछेगा किसी ग्लास स्लैब की, दोनों चीज एक साथ नहीं पूछेगा, या तो उसकी थिकनेस बताएगा या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनमें से एक चीज नोन होगी, मान लीजिए उसका थिकनेस नोन है तो आप थिकनेस की वैल्यू पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप थिकनेस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करके हम किसी एक गिवन स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका थिकनेस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एक छोटी सी एप्लीकेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर और बची है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।